ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं बीएमएस के आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से करियर ऑप्शंस है। बस डिस्कस नहीं करने वाले, उसके हम डिटेल में जाएंगे, उसके प्रोज और कॉन्स देखेंगे, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका अर्निंग क्या होता है, हर हम स्टेप बाय स्टेप आफ्टर बीएमएस आफ्टर पीजी वो कैसे क्रैक करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा ओवरलुक आपको करवाता हूँ कि हम जो डिग्री में है, जो कुछ हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें ये मेरा इंट्रोडक्शन है बेसिक। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है ना? आपको स्लाइड दिख रही है? नहीं दिख रही तो बता सकते हो आप। यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो माय नेम इज वैद्य केदार जोशी। मैं क्लिनिशियन हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैं आने बहुत सारे हेल्थ केयर टेक स्टार्टअप्स में एज ए को फाउंडर भी हूँ, और कई बार एडवाइजर भी हूँ। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, और मैंने एसवीजी संभाषा, श्री आरोग्य आयुर्वेद ऐसे प्लेटफॉर्म भी बिल्ड किए, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। और मैं SIP MHS का फैकल्टी भी हूँ। और वीकली डिस्कशन सेशंस में मैं बहुत सारे क्लिनिकल टॉपिक्स पे सेशंस भी लेता हूँ। तो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके साथ हम आगे जाएंगे कि ये सब चीजें हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें पहली जर्नी क्या होती है। तो कॉलेज से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज से पहले हम ये जर्नी शुरू करते हैं। पहले तो हम जब बीएमएस में आते हैं तो 12th पास करके आते हैं, पीसीबी के मार्क्स होते हैं, उसके साथ नीट अपियर करते हैं। नीट अपियर करने के बाद बहुत सारा प्रेशर होता है हमारे पास। और जब एमबीबीएस को हमारा एडमिशन नहीं होता, तो उसके बाद में हमें बहुत सारा डिप्रेशन आता है कि हम बीएमएस ले, बीएचएमएस ले। ठीक है, अलग अलग फैकल्टी होती है, तो बहुत सारे हम बीएमएस चूज करते हैं। और क्योंकि हमें डॉक्टर बनना होता है, और फर्स्ट इमेज जो आती है मेडिकल प्रोफेशन की, व्हाइट कोट होता है, स्टेथोस्कोप होता है, आईसीयू होती है, आईसीयू सर्जरी, ये सब हमारे सामने आता है। और हमारा सिक्योरिंग गोल जो होता है वो एमबीबीएस होता है। कोई प्रॉब्लम आता है, हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, या कुछ भी रियलिटी होती है कि हम एमबीबीएस नहीं कर पाते। तो जब हम इनिशियल जो ड्रीम है हमारा एमबीबीएस नहीं कर पाते, तो हम रियलिटी में बीएमएस में एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीडीएस में जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बीएचएमएस में जाते हैं, या इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो जब हम बीएमएस में आते हैं तो हमें एक अनफुलफिलमेंट का एक सेंस आता है। हमें लगता है हम कुछ बहुत कम है, हमारी बहुत मॉरल डाउन होता है, हम वहां पे सेटल नहीं हो पाते। हम बीएमएस कॉलेज में आके भी, बीएमएस कॉलेज में जब तक हम छूटते नहीं, हमारा जब तक कंप्लीटली इंटर्नशिप नहीं होता, तब तक हमारे मन में रहता है कि यार मैंने एमबीबीएस कर लिया होता तो अच्छा होता। मगर ऐसा होता है कि जब हम एडमिशन लेते हैं तभी हम हमारे सामने बीएमएस का टैग लग चुका होता है, या हम डॉक्टर बन चुके होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। मैं कुछ अलग आदमी नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। एमबीबीएस का एडमिशन मेरा थोड़े मार्क्स से रह गया। मेरा प्राइवेट में एडमिशन हुआ, मगर मैं उसमें बहुत ज्यादा फी होने के लिए मैं नहीं अफोर्ड नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं बीएमएस में आ गया। तो ये फीलिंग मेरा फर्स्ट ईयर में था, आपके जैसा ही था, बहुत सारे स्टूडेंट का वैसा होता है। उसके बाद में मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम जब बीएमएस में आ गए हैं तो इसमें कुछ तो अच्छा होगा। तो वो जो अच्छा है, जो कुछ उसमें टॉप लीडर्स कर रहे हैं, टॉप वैद्य कर रहे हैं, वो क्यों ना हम करें। तो ये जो सेंस ऑफ डाउनफॉल है, ये जो हमारा कंपैरिजन है या फ्रस्ट्रेशन है, तो ये जो इंटरनल स्ट्रगल रहता है बीएमएस स्टूडेंट्स का, ये हमें पहले तो खत्म करना है। ये जब तक हम खत्म नहीं करते तब तक हम पूरी तरीके से इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। हम बीएमएस के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे अडॉप्ट करें। तो पहले तो ये चीज, पूरा इनकम्प्लीटनेस जो होता है, फीलिंग या डाउनफॉल की फीलिंग है, ये हमें पहले खत्म करनी है, क्योंकि हम एक्चुअली रियलिटी में अभी बीएमएस में आ गए हैं। और इसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्यूचर है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अर्निंग है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारा जो कुछ होने वाला है, यही होने वाला है। तो ये आप पहले चीज आपके दिमाग में पूरा फिट कर लीजिए। दूसरी बात होता है कि जब नीट की रियलिटी और बीएमएस जो हमारा चूज करना होता है, ये थोड़ा सा इमोशनली हमें बहुत हैम्पर करता है। ये बहुत इमोशनल फेज होती है कि कंफ्यूजन होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे कई दोस्त एमबीबीएस में जाते हैं तो वहाँ पे कॉलेज देखते हैं। कॉलेज देखने के बाद में हमें लगता है कि यार वो इतने अच्छे कॉलेज में गया, वो कैसे एनाटॉमी पढ़ रहा है, डिसेक्शन कर रहा है। हमारे पास, हमें कई कई कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में डायसेक्शन की रूम नहीं होते हैं, हमें बॉडीज नहीं मिलती फर्स्ट ईयर में, बाद में पेशेंट्स नहीं मिलते हॉस्पिटल में देखने के लिए। ये सब स्ट्रगल हमारा पूरे बीएमएस तक चलता ही रहता है। और जब तक ये हम कंप्लीट नहीं कर पाते, तब तक हमारी इंटर्नशिप आ जाती है, फोर्थ ईयर आ जाता है,
और उसके बाद फिर पीजी करना, ये करना, वो करना, ये सब चीजें हमारे सामने आ जाती है, तो वहां पे भी हम ज्यादातर गलत डिसीजन लेते हैं। वो कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी इतना तो हो गया, तो फिर हम जर्नी देखेंगे बीएमएस का। पहले तो फर्स्ट ईयर में आ गया पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, रचनाशास्त्र, ये सब देख के तो पहले हम चौंक जाते हैं। सेकंड में तो फाउंडेशन है द्रव्य गुण रस, ये तो हम पूरा इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा चिल करना होता है कॉलेज लाइफ। उसमें हम द्रव्य गुण रस शास्त्र, ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स जो हमें एक्चुअली क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है उसमें, वो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। फिर थर्ड में थोड़ा सा क्लिनिकल प्रैक्टिस, जिसमें काया चिकित्सा होगी, पंचकर्म, शल्य, शाला की, इसमें थोड़ा हमें इंटरेस्ट रहता है क्योंकि उसमें मॉडर्न का एक्सपोजर है। ये सब होने के बाद हम इंटर्नशिप में पहुंच जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी इतने जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं वो मैक्सिमम सेकंड या थर्ड ईयर के हैं या फोर्थ ईयर के, अभी आई थिंक थर्ड ईयर तक है ये। तो ये सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो गए, इंटर्नशिप के हो गए। तो इंटर्नशिप में आप जब आते हो तब फर्स्ट आपको क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट व्हाट, व्हाट नेक्स्ट। ये सवाल हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, दोस्त, टीचर्स, घर वाले सब पूछते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो आगे आगे क्या करने वाले हो, ये चीजें यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग लगने लगती है, और इसके यही सॉल्व करने के लिए हम ये सेशन आज कंडक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आता है व्हाट नेक्स्ट, उसमें चार क्वेश्चंस ज्यादातर, चार आंसर ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। पहले तो होता है पीजी, चलो बीएमएस हो गया, अभी पीजी कर लेते हैं, एमडीएमएस कर लेते हैं, नहीं तो कहीं पे मेडिकल ऑफिसर के ज्वाइंट हो जाते हैं, या खुद का क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, या क्लिनिकल के अलावा और कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या क्या ऑप्शंस हमें ये करने होते हैं, ये मोस्ट कॉमन आंसर्स यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। इससे अलावा भी बहुत सारे आंसर होते हैं, मगर मोस्ट कॉमन आंसर यही मिलते हैं कि हम पीजी करने वाले हैं, या प्रैक्टिस डालने वाले हैं, या कहीं पे तो जॉब करने वाले हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम करियर कंफ्यूजन जो बीएमएस के बाद का है, ये हमें होल्ड करता है हमारी ग्रोथ रोकने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीएमएस के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का 1 साल, 2 साल, 3 साल इसमें चला जाता है कि मैं क्या करूं और क्या करूं। अगर कहाँ पे एडमिशन ले लिया, कहाँ पे जॉब कर लिया, वहां पे भी एक अनसेटिस्फेक्शन होता है, यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जॉब कर लेता तो, गवर्नमेंट की एग्जाम दे देता तो, या एमडी कर लेते तो कुछ अच्छा हो जाता। हमें ये कंप्लीट फोमो, या जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे बोलते हैं, ये हमें 2 साल, 3 साल होते ही रहता है। इसका कारण ये है कि हमारे पास कोई डायरेक्टली पाथ सजेस्ट करने वाला है ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे सीनियर्स, कॉलेज के टीचर्स या वैद्य, बहुत सारे बड़े बड़े वैद्य, दो तीन चीजें जो सजेस्ट करते हैं वो एक तो हमारे बस की नहीं होती, हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं रहती। उसके बाद जब अगर कोई एग्जाम का क्रैक करना है तो उसका उतना हमारा स्टडी नहीं रहता। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है, और ये भी करने के बाद ये चलो ठीक है आप कुछ कर लेते हैं उसमें भी, तो आपकी इनकम की गारंटी कोई नहीं देता, या आपको कोई बताता नहीं कि आप इसके बाद में क्या स्टेबल या कौन से लेवल पे पहुंचने वाले हो। तो ये लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से होता है। कि इस सब चीजों से मैं खुद गुजरा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त गुजरे हैं, मेरे जूनियर्स होते हैं, और उसको मैं फिगर आउट करते करते जब मैं कुछ लेवल तक पहुंचा, तब मुझे लगा कि यार नहीं, ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जो कुछ मैं सीखा आपको बताना चाहिए, जो कुछ मैंने ऑप्शंस कवर किए मैं आपको भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो पहले तो ये मिथ आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। पहले तो होता है कि विदाउट एमडी आई कांट सक्सीड, ये बहुत बड़ी मिथ है। एमडी नहीं किया तो मेरा जीवन में कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स या कॉलेज या जो क्लासेस होते हैं एमडी के, कोचिंग क्लासेस, उनके जो फाउंडर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं। आपने कोई क्लास लगाया होगा तो उनका एक वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा, आप एमडी नहीं करोगे तो आपका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे बीएमएस वाले पढ़े हैं, आप वैसे हो गए, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको इनकम नहीं मिलेगी, ये सब चीजें। दूसरा होता है कि एआरबीजीटी अगर मिस किया तो आपका करियर फिनिश फिनिश हो गया। तीसरी एक मिथ होती है कि एमबीबीएस डॉक्टर को ही एक रेपुटेड जॉब मिलती है, रेपुटेड सैलरी मिलती है, या रेपुटेशन मिलती है, या उसको मान सम्मान मिलता है। और चौथा होता है कि सोशल मीडिया का सक्सेस ये मेडिकल सक्सेस है। ये चौथा अभी मैंने ऐड किया है क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हमें जो सोशल मीडिया पे फेमस जो वैद्य दिखते हैं, स्टूडेंट्स दिखते हैं, या रील वाले दिखते हैं, आयुर्वेद फैकल्टी में तो बहुत हो गए। आपको तो पता है कि बहुत सारे हर एक दूसरे बंदे का रील आता है, और ये बात सिखा रहा है, वो बात सिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये पत्ती देखो, ये काढ़ा ले लो। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले रील स्टार हमारे आयुर्वेद फैकल्टी में अभी बने हुए हैं। और आपको लग रहा है कि अरे मैंने सोशल मीडिया का सक्सेस कर लिया तो मेरा अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस चलने वाला है, ये मैं अच्छा डॉक्टर बनने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं रहता। आपको मैं ये बात क्लियर करने वाला हूँ, ये जो बहुत सारे रील स्टार आपको दिख रहे हैं ना आयुर्वेद फैकल्टी में,
एक तो उनकी ओपीडी नहीं है, एक तो वो स्टूडेंट फेज में, और जो स्टूडेंट फेज में है और वो कुछ सीख नहीं रहे, बस रील बना रहे, उनका कुछ फ्यूचर में इतना अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं नहीं स्टडी पे या क्लिनिकल प्रैक्टिस पे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये 4 मिथ हमें पहले तोड़ना है। अभी हम एक्चुअल करियर की बात करें तो उसमें एक और करियर होता है कि गवर्नमेंट जॉब। एक तो गवर्नमेंट जॉब्स आपको मैं आगे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देने वाला हूँ कि इतनी जॉब की अपॉर्चुनिटी इतनी कम है, इतना लिमिटेड सीट है, और अगर गवर्नमेंट जॉब अगर हमें मिल गया तो अब जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम सेटल लाइफ जी सकते हैं, ये एक मिथ होता है। दूसरा होता है कि अ, अभी की अभी इसी साल मुझे पूरा मेरा लाइफ सेट करना है। ये बहुत बड़ी मिथ है। आपको लग रहा है कि आप इंटर्नशिप में हो तो अभी के अभी आपको सभी पता होना चाहिए, मेरा अभी अभी 1-2 साल में पूरा लाइफ सेट होना चाहिए, और मैं जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या आपके दोस्त कमा रहे हैं उतना मेरा कमाई होना चाहिए, ये पहला आपका मिथ होता है, और उसके साथ हम कंपैरिजन में चले जाते हैं। तो बहुत सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स या इंजीनियर डॉक्टर्स, अलग अलग फैकल्टी के डॉक्टर्स के साथ हम कंपेयर करने लगते हैं कि यार मैं किस तरह का डॉक्टर हूँ, और मैं कितने साल से पढ़ रहा हूँ, और मेरा तो कुछ नहीं होना हो रहा यहाँ पे। मेरे जो इंजीनियरिंग के दोस्त है वो तो जॉब लग गई, उनकी अच्छी सैलरी है उनकी, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैंने क्या करियर चूज कर लिया, ये सब मिथ हमारे पास, हमारा कंपैरिजन ट्रैप यहाँ पे बन जाता है। अभी एक्चुअली देखते हैं कि सेल्फ असेसमेंट हमें करना है। क्या सेल्फ असेसमेंट करना है? कि हमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा क्लिनिकल माइंडसेट है क्या, हमारा एकेडमिक या टीचिंग माइंडसेट है क्या, हमारा बिजनेस माइंडसेट है क्या, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है क्या, या हमारा रिसर्च माइंडसेट है। ये हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं पेशेंट में, हम डायग्नोसिस कैसे कर पाते हैं, हम पेशेंट ओपीडी में देखने हमारी इच्छा होती है क्या, हम एकेडमी अगर जाते हैं तो हमारा डीप अंडरस्टैंडिंग है क्या बुक्स को पढ़ने वाला, या रिसर्च फैकल्टी में हम कैसे बिहेव करते हैं, हमें रिसर्च पढ़ने में इंटरेस्ट है क्या, हम एक हाथ चीज ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्या, या हमारा कुछ सिस्टम बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, या D2C ब्रांड बनाने में इंटरेस्ट है। कोई भी चीज आपको खुद को लग रही है कि नहीं मैं इसमें बेस्ट हूँ, इसमें मुझे थोड़ी सी गति है, मुझे लग रहा है इसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो हमें पहले एसेस करना है, इसको सेल्फ असेसमेंट कहेंगे। दूसरा होता है कि ये क्लिनिकल वर्सेस एकेडमिक वर्सेस बिजनेस वर्सेस रिसर्च माइंडसेट। ये माइंडसेट कैसे बनेगा? मैं आपको एक सेल्फ स्कोर करने के लिए बोलता हूँ। एक तो 1 to 10 का एक स्केल बना लीजिए, उसमें आपका हाईएस्ट नंबर जिसमें आएगा वो आपका एक असेसमेंट आपको खुद को करना, आप खुद खुद कर सकेंगे। एक तो पहले हो गया क्लिनिकल माइंडसेट, जैसे मैंने बताया कि आप खुद पेशेंट देखने के लिए कितना इंटरेस्टेड हो, पेशेंट ट्रीट करने के लिए कितना इंटरेस्टेड हो। दूसरा, अगर एकेडमिक में देखिए हम, मुझे सिखाने में कितना इंटरेस्ट है, या मुझे एकेडमिक्स में एक स्टेबल जॉब करियर में जाना है क्या। तीसरा होता है कि मेरे रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसा है, मैं बिजनेस माइंडसेट में जा सकता हूँ क्या, मैं एक ओपीडी या स्टार्टअप करने में मेरा इंटरेस्ट मैं अभी दिखा सकता हूँ क्या। और फोर्थ होता है कि रिसर्च माइंडसेट, कि कोई टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड मेरी सर्च करने की इच्छा है क्या, कुछ अलग पढ़ने की इच्छा है क्या, रिसर्च टूल मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं क्या, रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है क्या। ये सब चीजें आपको खुद देखनी है, ये आपका खुद सेल्फ असेसमेंट स्कोर होता है। उसके साथ जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया था कि एमडी या एमएस, ये कोई डिफॉल्ट डिसीजन नहीं है। मतलब बीएमएस करने के बाद पीजी करना ही है ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आपको खुद ये असेस करना है कि मेरा इंटरेस्ट है क्या इतना पढ़ने में। उसके बाद जो मैं पीजी का सब्जेक्ट ले रहा हूँ या पीजी में कर रहा हूँ, उसको मैं ये कितना वैल्यू दे सकता हूँ, वो जो स्पेशलिटी में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वो मेरी खुद की स्पेशलिटी है, या मुझे कोई फोर्स कर रहा है, मेरा फैमिली प्रेशर है, या मैं स्टाइपेंड की वजह से कर रहा हूँ, या कुछ और नहीं है करने के लिए इसलिए मैं पीजी कर रहा हूँ। ये आपका ऑनेस्ट आंसर आपको खुद को पता होना चाहिए। अगर आपको खुद को पता नहीं है तो 2 दिन कहीं पे घूमने जाइए या शांत बैठिए, किसी से बात मत करिए, और खुद से खुद आपको एक सवाल पूछना है कि आप पीजी क्यों करना चाहते हैं। पीजी करना ये कंपल्शन नहीं है। ये देखो, डिग्री के बिना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, सब कर रहे हैं इसलिए मैं पीजी कर रहा हूँ, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे यूजी के सभी दोस्त पीजी के एग्जाम दे रहे हैं इसलिए मैंने पीजी करना, ऐसा कुछ नहीं रहता। आप ये ट्रैप में मत जाओ। आपको सच में कौन सी चीज पीजी के सिलेबस, पीजी के करिकुलम, पीजी के बाद जो होने वाला है उसके लिए आप तैयार हो क्या। उसके बाद में कॉलेज कैसे चूज करना है वहां पे मैं जब बताऊंगा तो आपको ये पता चलेगा कि मैं एक्चुअली किसके लिए कर रहा हूँ। दूसरा होता है कि मैं कौन सी ब्रांच चूज करूँ। ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। तो पहला होता है कि एमडी में जो ब्रांचेस है मेजरली
क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल या एकेडमिक ब्रांच ऐसे उसमें गवर्नमेंट में उसको मतलब बायफरगेट किया है, उसमें ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं होता। ये मैं पहले बात क्लियर करना चाहता हूँ। मतलब आयुर्वेद संहिता का कुछ स्टूडेंट है वो आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं कर पाता और वो पंचकर्म वाला बहुत अच्छा करता है, या क्या है चिकित्सा वालों को ही प्रैक्टिस आती है, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद फैकल्टी में सभी जो एमडी के स्टूडेंट्स है, अगर वो अच्छा प्रैक्टिस सीखते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस सीखते हैं, तो वो सभी अच्छी प्रैक्टिस ऊपरी कर सकते हैं, अच्छा अच्छा हॉस्पिटल बना सकते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि जितने बड़े नॉन क्लिनिकल के वैद्य जितने वैद्य बड़े बने हैं वो सभी नॉन क्लिनिकल फैकल्टी से है। आप कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के ले लो, आप वैद्य समीर जमदग्नि ले लो, वैद्य अनिल बंसुड़े सर ले लो, या अपने वैद्य पाटनकर सर ले लो, या वैद्य नीलेश लोंढे सर ले लो, कोई भी ले लो आप। जो बड़े बड़े वैद्य आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी नॉन क्लिनिकल फैकल्टी से है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ प्रैक्टिस नहीं आती। और वो कोई काया चिकित्सा पंचकर्मा स्त्री रोग से है तो उनकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस चलती है, उनकी चलती नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये सब हमारे इंटरेस्ट पे होता है। तो काया चिकित्सा अगर आप करते हैं तो उसमें ओपीडी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सब आपको पता है, जो आप काया चिकित्सा में पढ़ते हो ये सब उसमें आता है। पंचकर्मा में मेजरली पंचकर्मा प्रोसीजर्स करना, प्रोटोकॉल्स करना, पंचकर्मा आईपीडी करना, ये सब चीजें आती है। स्त्री रोग में मेजरली ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजी ये दोनों आती है। उसमें मैं आपके लिमिटेशंस की जो बात है मैं आपके आगे स्लाइड में करूंगा कि स्त्री रोग में क्या लिमिटेशन है। स्वस्थ वृत्त योगा है, वैशेष्य कल्पना है, उसके साथ रसशास्त्र और वैशेष्य कल्पना के साथ में द्रव्य गुण का भी सब्जेक्ट आता है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फार्मा हो गया, या फॉर्मुलेशंस बनाना हो गया, इंडस्ट्री में क्यूसी एनालिस्ट हो गया, ऐसी बहुत बड़ी पोस्ट आपको शास्त्र के बाद मिल सकती है। द्रव्य गुण का भी सेम है, आपको फार्मेसी में भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, जॉब लग सकती है। कौमारी वृत्ति बहुत फेवरेट ब्रांच है बहुत लोगों की, कौमारी वृत्ति या बाल रोग जिसे बोलते हैं। ये थोड़ा एकेडमिक प्लस क्लिनिकल ब्रांचेस इसका मिक्सअप है। इसके साथ साथ और प्योर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे बोलते हैं, ये पूरा एकेडमिक जो ब्रांचेस होती है वो तो है, वो होता है कि एक शारीरिक रचना, शारीरिक क्रिया, उसके साथ अगत तंत्र, ठीक है, और संहिता सिद्धांत, ये जो सब्जेक्ट्स है मेजरली ये कॉलेज में टीचिंग के लिए ज्यादातर प्रेफर किए जाते हैं। और ये सब्जेक्ट करने के बाद आप अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, ये आप कहाँ पे प्रैक्टिस सीखते हो। दूसरे जो ब्रांच मेजरली आते हैं वो जो स्टूडेंट्स ज्यादातर चूज करना चाहते हैं वो एमएस शल्य, इसे सर्जरी कहते हैं, दूसरा होता है एमएस शालाक्य या उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं, उसमें ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी आता है। पहले ये दोनों ब्रांच अलग थी, आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, 3-4 साल पहले एमएस ऑप्थेल्म अलग था और एमएस शालाक्य ईएनटी अलग था। अभी ये ब्रांच कोलैब कर ली गई है। और शल्य में भी 3-4 ब्रांचेस होती थी स्पेशलिटी में, एक क्षारसूत्र की स्पेशलिटी थी, एक अस्थि रोग की भी स्पेशलिटी थी। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, ये आयुर्वेद में अस्थि संधि मर्म विज्ञान नाम का एक शल्य में ब्रांच था। और इसके साथ में शल्य में और एक ब्रांच था एमएस सामान्य, सामान्य शल्य चिकित्सा, ऐसा 3 या 4 ब्रांचेस थी, वो सब कैंसिल करके अभी वन शल्य तंत्र नाम का एक सिंपल उन्होंने डिग्री निर्माण किया है। अभी हम कॉलेज की रियलिटी की बात करेंगे। पहले तो ये आप जब पीजी का एग्जाम देते हो, ये सब करते हो, उसके बाद में आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। 3 ऑप्शन ऐसे आते हैं कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में लूँ, या गवर्नमेंट कॉलेज में लूँ, या एडेड कॉलेज में लूँ। मेजरली महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी जो संख्या है वो आई थिंक 4 है। 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है, उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स है, आई थिंक 150 या 200-200 तक सीट्स है। दूसरा होता है आपका नॉन क्लिनिक नॉन नॉन स्टाइपेंडरी बट एडेड कॉलेज, जो होता है तिलक जैसा कॉलेज हो गया, या सातारा हायर इंग्लिश कॉलेज हो गया। ये कॉलेजेस के क्लिनिकल जो सीट्स होते हैं अच्छे होते हैं, मगर यहाँ पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता, या बहुत ही कम रजिस्ट्रार की जो फीस होती है 2000-3000 ऐसी मिलती है। और तीसरा होता है प्राइवेट कॉलेज। अभी ये थोड़ा मैं जो उसके बाद बोलने वाला हूँ ये लीगल नहीं है, मगर ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये सब समाज में या यहाँ पे पूरी सिस्टम में चलता है। इसमें होता है कि एक नॉन वर्किंग या वर्किंग उसका एक पैटर्न होता है। मतलब ये क्या होता है कि बहुत जर अगर दूर का कॉलेज है, थोड़ा सा रूरल एरिया में कॉलेज है, वहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट जाते नहीं है रेगुलर कॉलेज में, उसको नॉन वर्किंग वगैरह बोलते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में मेजरली ये होता है, कभी कभी एडेड कॉलेज में भी ये होता है, ठीक है। तो इसमें आपको चूज करना होता है। फिर क्या होता है कि ये सब चूज करने से आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, मगर मार्क्स के पहले मेरे ऐसा मानना है कि आपकी थिंकिंग डिपेंड करनी चाहिए। आपको अच्छे मार्क्स है इसलिए आपने गवर्नमेंट लेना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। या आपके अच्छे मार्क्स है इसलिए मैंने एडमिशन ले लिया, क्लिनिकल सीट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अच्छे मार्क्स भी है और आप नॉन क्लिनिकल भी सीट लेते हो,
या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज नहीं लेते हो या प्राइवेट कॉलेज में लेते हो या आपको स्टाइपेंड चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता। बहुत बार कैसा होता है कि आपको, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको अच्छा शल्य चिकित्सक बनना है, तो शल्य चिकित्सा में आपको अगर सर्जरी अच्छी सीखनी है तो ये आप तिलक कॉलेज में या एमएस चालक की सीखना है, या तिलक कॉलेज में जो सीट है वो बहुत अच्छा है, या जो सुमतीबाई शाह कॉलेज में सीट है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप गायनेक या सर्जरी का सीट ले तो आप ज्यादा सीखोगे गवर्नमेंट कॉलेज से। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ये सीट लेने से अच्छा ज्यादा है कि ये प्राइवेट या एडेड कॉलेज में ले। मगर ऐसा ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि नहीं यार मुझे स्टाइपेंडरी सीट मिला है मैं क्यों छोड़ू। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको 3 साल का नहीं देखना है, इसके आगे जो आपकी प्रैक्टिस होने वाली वो देखनी है। थोड़ा लॉन्ग टर्म यहाँ पे सोचना होता है कि कहाँ पे मैं सीट लेने के बाद आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा। वो मैं जनरली मेरा सजेशन ये होता है स्टूडेंट्स को पीजी को सीट लेने की, आपको अगर पीजी करना है तो ये आपको ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें होता है कि आप अगर पीजी सीट चूज कर रहे हो तो मैं 3 क्राइटेरिया ज्यादातर स्टूडेंट को बोलता हूँ। पहला होता है सिटी, आपको जो सिटी मिल रही है वो आपको पॉसिबल है क्या, आपको पसंद है क्या, वहां पे आपका प्रैक्टिस होने वाला है क्या, उसके साथ आपको वहां पे खुद का प्रैक्टिस सेटअप करने वाले हो। दूसरा होता है आपके पास कितना टाइम है। ये टाइम का क्या है कि बहुत सारे जो मतलब स्टूडेंट्स होती है या लड़कियां होती है, उनको ज्यादातर घर वाले बोलते कि नहीं यार आपको, मैं आपको 2 या 3 साल दे सकता हूँ घर वाले, उसके बाद आपको शादी करना है जो कुछ करना है, या फैमिली का प्रेशर होता है। दूसरा जो बॉयज होते हैं उनको भी थोड़ा प्रेशर होता है कि नहीं यार आप, मैं आपको 2-3 साल मैक्सिमम झेल सकता हूँ, उसके बाद आपको खुद कमाना है। तो उसमें क्या होता है कि आप 3 साल अगर ऐसे कॉलेज में गए जहाँ पे आपको एक दिन भी बाहर जाने का पॉसिबल नहीं है, आप सीख भी नहीं सकते कमा भी नहीं सकते, आपका ये 3 साल बहुत डिफिकल्ट जाते हैं। आपको लोन लेना पड़ता है, आप जाके बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो उसके अलावा अच्छा है कि आप कोई ऐसा कॉलेज में लो कि आप सुबह कॉलेज कर सकते हो, शाम को प्रैक्टिस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, या खुद की प्रैक्टिस डाल सकते हो। नहीं तो 1 साल कंपलसरी कॉलेज करना है, सेकंड थर्ड ईयर में आपको थोड़ा लूज मिलता है, आप बाहर जाके कहाँ पे सीखते हो प्रैक्टिस करते हो। ये एडेड कॉलेज या प्राइवेट में मेजरली पॉसिबल होता है, गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं होता। या होता है कि मेरा तीसरा ऐसा मानना है कि आपको पैसे की कितनी जरूरत है, आपका मनी माइंडसेट कितना है। देखो एक रिच डैड पुअर डैड मैंने एक बुक पढ़ी थी, आपने भी शायद उसका नाम सुना हो। स्टार्टिंग में 3 साल अगर आपको बहुत जरूरत है, मतलब आप आपके अलावा आपके घर में कुछ कोई कमा नहीं रहा, या आपको आपको बहुत ही पैसे की जरूरत है, आप जरूर स्टाइपेंड सीट लीजिए। मेरा कुछ उसमें प्रॉब्लम आपको मतलब नहीं लेना, ऐसा कुछ सजेशन नहीं है। या आपको अच्छी कॉलेज की अच्छी स्टाइपेंडरी सीट मिल रही है, आपको सीखने के लिए अच्छा मिल रहा है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, तो आप जरूर ले लीजिए। मगर ऐसी स्ट्रीट सीट बिल्कुल मत लीजिए। कोई रूरल एरिया में या कुछ विलेज में कॉलेज है एक आधा, वहां पे कोई वो सीट में ऐसी, मतलब मैं किसी ब्रांच का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो फिर वो ऑफेंड हो जाएंगे बहुत सारे मेरे दोस्त। कैसा होता है कि बहुत सारा वहां पे काम नहीं रहता, नॉन क्लिनिकल सीट रहती है वहां पे, कुछ मतलब दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं, या हम हॉस्टल में मजा मारते हैं, टाइम पास करते हैं, वहां पे कोई वैद्य भी नहीं है आपको सिखाने के लिए, आप बाहर भी नहीं जा सकते, और आपकी खुद की प्रैक्टिस भी नहीं शुरू कर सकते। ऐसी कंडीशन में आप अगर कोई पीजी सीट लेते हो, उसमें स्टाइपेंड भी मिलता है, मगर उसमें आपका 3 साल पूरा वेस्ट जाएगा। ये आप बात समझ लो, आपका टाइम बहुत क्रुशियल है। आपके 3 साल जो सीखने के हैं उसमें आपको बहुत सीखना है, आपकी प्रैक्टिस शुरू करनी है, जो कुछ करना है वो आपके 3 सालों में ही करना है। अगर आप पीजी करने वाले हो, पीजी नहीं करने वाले हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी जाओ कहीं भी सीखो, आपका आपका हाथ में पूरा टाइम रहता है। पीजी में ऐसा नहीं रहता, कॉलेज के बहुत सारे करिकुलम वहां पे हमारे कॉलेज में चलते रहते हैं, आपको वो सिटी छोड़ने नहीं आती जल्दी से, ठीक है। तो आपका ये कॉलेज चूज करते वक्त ये बहुत ध्यान रखनी है। मेरा 3 सजेशन रहता है। एक तो आपका, आपके पास टाइम कितना है, आप कितना टाइम कॉलेज को दे सकते हो। दूसरा, आपको पैसों की कितनी जरूरत है, आप बाहर भी कमा सकते हो, बाहर भी जॉब कर सकते हो, आपको पॉसिबल है क्या, या आपको सिटी चूज करना है। तीसरा, सिटी में नहीं, मुझे क्लिनिकल मिले नॉन क्लिनिकल मिले, मुझे सिटी पुणे ही चाहिए, मुझे पुणे में ही सीखना है, वैद्यों के पास ही सीखना है। उसमें भी कैसा होता है, ये 2-3 चीजें उसमें बहुत डिफिकल्ट है चूज करने के लिए, क्योंकि आप अगर पीजी में पुणे का कॉलेज लेते हो और कॉलेज आपको इतना कंपलसरी करता है कि आपको शाम को भी घर जाने को नहीं मिलता, तो आपको पुणे में रहने का भी फायदा नहीं है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप तिलक जैसे कॉलेज में लेते हो और आपको शल्य या पंचकर्मा की सीट लेते हो, वहां पे आपको बाहर जाने के लिए बिल्कुल मनाही नहीं है। मतलब ये ऐसा हो गया कि ये सोने का पिंजरा हो गया, मतलब आप इतने अच्छे वैद्यों के बाजू में रह रहे हो, आपको बाहर जाने को मिल नहीं रहा, ऐसी चीज होता है इसमें। तो आप डिसाइड करो कि आपको वैद्यों के पास सीखना है, या कॉलेज में एक्सपोजर लेना है, या क्लिनिकल ब्रांच करना है, जो कुछ है, ठीक है। तो ये पहली बात आपको थोड़ा सा सेग्रीगेट करनी है।
उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये रियलिटी आपको कुछ कोई बताता नहीं, मैं आपको एक डायरेक्टली यहाँ पे बोल्ड बता रहा हूँ कि एमएस ब्रांचेस की रियलिटी क्या है। तो पहले होता है एमएस शल्य, दूसरा शालाक्य, तीसरा एमएस प्रस्तुति श्रीरोग। ये बहुत फेवरेट ब्रांचेस है स्टूडेंट की, मगर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लेते हैं, आपको उसकी रियलिटी पता नहीं होती, उसके बाद में क्या क्या नीड है ये पता नहीं होती, और आप बाद में फंस जाते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त देखे हैं कि वो अभी फ्रस्ट्रेटेड है। एमएस शल्य जो है ना, उसमें मेजरली एनालिटिकल कंडीशंस की जाती है आयुर्वेद में। अगर आप यूजी में हो तो आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं अच्छा सर्जन बनूंगा, ये वो, आपको कोई तो मूवी देखते हो, कौन सा मूवी वो, क्या नाम उसका, सर्जन वो अपना, वो मूवी जैसे हमें थोड़ा सा फील होता है कि यार हम अच्छा सर्जरी करेंगे। कबीर सिंह का मूवी। तो ऐसा नहीं होता, आयुर्वेद में जो सर्जरी होती है वो मेजरली 80% एनालिटिकल होती है। उसके बाद में 20% में जो होती है कि मेजरली जो अपेंडिक्स है, हर्निया है, ऐसी छोटी चीजें या छोटी सर्जरी हम कर सकते हैं, उसका परमिशन है, ठीक है। बहुत बड़ी सर्जरी करने की हमें परमिशन नहीं, हमें कोई सिखाता भी नहीं, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद नहीं होता है कि उसका सेटअप का कॉस्ट होता है, आपका सीटी का कॉस्ट होता है, आपके पास पेशेंट आना उसका भी एक कॉस्ट होता है। तो ये सब चीजें लग के ये जो ब्रांच है बहुत महंगी हो जाती है, मेजरली फीमेल्स के लिए। मैं फीमेल्स के लिए एडवाइस दे रहा हूँ। जो मेल स्टूडेंट या बॉयज है ये थोड़ा कर भी लेते हैं, काबे जॉब करके कर लेते हैं, फीमेल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। शालक का भी वैसा ही है, शालक में आप बहुत सीखते हो अच्छे से, मगर आप बाहर जाके आपके पास जो पेशेंट आने वाले हैं उनको आप कितनी सर्विस दे सकते हो, कितने लेवल तक आप उनको ट्रीट कर सकते हो शालाक्य में, ईएनटी के कितने प्रोसीजर आपको आते हैं, कितने अलाउड है, कितने एंडोस्कोपी या कितने अलग अलग नोज या आईज के प्रोसीजर आपको आते हैं, आपको परमिशन है, ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, आपके घर पे कोई डॉक्टर है कि आपके घर के खुद के हॉस्पिटल है, ये भी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी ये सीट्स चूज करने से पहले, क्योंकि ये कोई नहीं बताता। आपके जो क्लासेस के, कोचिंग क्लासेस के जो सर होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इतना फोर्स करते हैं आपको कि नहीं नहीं, आप अगर क्लिनिकल ब्रांच ले रहे हो तो आपका कुछ नहीं, आप इतना अच्छा करोगे उतना अच्छा करोगे। बाद में जो उसका फ्रस्ट्रेशन आता है वो किसी कोई नहीं देखता। तो ये सब चीजें आपको अभी एसेस करनी है, जो सर्जन पास आउट हुए हैं उनसे जाके मिलना है, पीजी के स्टूडेंट्स को जाके नहीं मिलना है। ये सर्जरी और शालाक्य और गायनेक के ब्रांचेस के पास आउट हुए हुए जो स्टूडेंट्स है या डॉक्टर्स से उनकी क्लिनिक चल रही है उनसे जाके मिलना है, ठीक है। स्टूडेंट आपको अच्छा ही बोलेंगे, नहीं नहीं अच्छा है यहाँ पे आ जा, अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे, उसमें कुछ मतलब नहीं है। बाकी बाद में जो चैलेंजेस है वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं फेस करने के लिए। बाद में होता है स्त्री रोग प्रसूति। सभी लड़कियों का, सभी लेडीज डॉक्टर का ये सपना होता है मैं एमएस प्रसूति कर लूं और मैं अच्छी बड़ी गायनेक प्रैक्टिस कर लूं। अभी क्या है कि इसमें मॉडर्न के जो रिस्ट्रिक्शंस है ये थोड़ा सा है, आपको ये पता नहीं होता। एक तो ये स्टेट वाइज भी बदलते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में अलग है, दूसरे स्टेट में अलग है। देखो मैं दो चीजें बताता हूँ आपको। गवर्नमेंट कोई भी आपको नोटिफिकेशन निकाले, गवर्नमेंट कोई भी एक सर्कुलर निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, आप जिस हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट करने वाले हो वो डॉक्टर आपको अलाउ करता है कि नहीं करता। आप वहां पे जो जाके उसके डॉक्टर्स के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, हमारे पास नोटिफिकेशन है, वो बोला नहीं करना नहीं करना, ठीक है। तो एक होता है गवर्नमेंट का अलाउड होना, दूसरा होता है आपके सिटी में आपके जो प्रैक्टिशनर है वहां पे कितना अलाउड है, वो आपको देखनी पड़ती है। आप केरल में जाके अगर स्त्रीरोग प्रसूति का प्रैक्टिस करेंगे और सर्जरी करेंगे तो अलाउड नहीं होगा, आपको कोई करने नहीं देगा, ठीक है। तो आप अगर महाराष्ट्र में कर रहे हो तो ठीक है, आपको सम एक्सटेंड करने देंगे। उसमें भी अगर आप एलएससीएस कर रहे हो, बड़ी सर्जरीज कर रहे हो, तो आपको असिस्टेंट लगता है। हमारे रूल्स में ऐसा लिखा है कि कई कई ऑपरेशन में हमें एमबीबीएस या एलोपैथिक सर्जन जो होते हैं उनका कंसल्ट लेना होता है, वो हमें स्टैंड बाय पर रखने होते हैं। ये चीज आपको कोई नहीं बताता। आप बड़ी बड़ी प्रोसीजर्स खुद इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, ऐसा भी लिखा हुआ है, ऐसा भी कई कई रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो ये सब चीजें आप जो गायनेकोलॉजी के प्रैक्टिस खुद कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं और आउट ऑफ कॉलेज, देखो ये बहुत डिफिकल्ट है, मिस्टेक करने वाली बात है। आप किससे पूछते हो, जो कॉलेज में सर्जन है उनसे पूछते हो। अरे कॉलेज में तो सब अलाउड है ना, आप सब के कॉलेज में लगने वाले हो क्या? कॉलेज में जाके आपके टीचर से पूछ के कुछ नहीं होने वाला। जो खुद की इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस बाहर जाके एक अलग क्लिनिक के सेटअप में कर रहा है उनसे ही जाके पूछना है डिफिकल्टीज। कॉलेज के प्रोफेसर्स को कुछ नहीं रहता, वो कॉलेज के प्रोफेसर मैक्सिमम कॉलेज पे ही डिपेंड रहते हैं, वो कॉलेज में ही सर्जरी करते हैं, उनमें कॉलेज को सब अलाउड है। आप सभी कॉलेज में नहीं लगने वाला, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सर्जिकल ब्रांचेस चूज करने से पहले जो प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली बाहर खुद की क्लिनिक डाल के कर रहा है, खुद का हॉस्पिटल रन कर रहा है,
उनसे जाके ये ज्यादा क्लियरिफाई करना है, सर कितना अपॉर्चुनिटीज है, कैसे पेशेंट आते हैं, पॉसिबल है क्या, कितनी कॉस्ट लगती है, कितनी कंपटीशन है सर, और कितना हमें प्रैक्टिस अलाउड है, ये सब चीजें उन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर से पूछना है जो कॉलेज के बाहर है। ये सब चीजें आप ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हो गया ये एमडी के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, इसका ऑप्शन में दिखा रहा हूँ आपको। क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन मैंने बताया, जैसे दूसरा होता है कि एकेडमिक्स, आप कोई भी कॉलेज में ज्वाइन हो सकते हो। रिसर्च डेवलपमेंट में आप जा सकते हो, सीसीआरएस के वगैरह बहुत सारे जॉब्स आते हैं। इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट आते हैं, इसमें बहुत सारे वेलनेस कंपनी आती है, वेलनेस स्टार्टअप्स आते हैं, उसमें आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। ये सब जॉब क्या अपॉर्चुनिटी मेजरली। और एडवांस वेलनेस कंसल्टेंट, बहुत बड़े वेलनेस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप एज ए कंसल्टेंट आप जाके आपकी स्पेशलिटी वहाँ पे आप दिखा सकते हो। या मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद का कोई हॉस्पिटल है, वहां पे आपकी स्पेशलिटी दिखा के आपकी कंसल्टिंग करके आप अच्छा खासा वहां पे जॉब अर्न कर सकते हो। ये हो गया आपका एमडी का ऑप्शंस। मैं आपको एमडी का ऑप्शन थोड़ा डिटेल में बताया क्योंकि ये ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था। अभी देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या होता है। दूसरा होता है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जिसे आरएवी बोलते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा का एक गवर्नमेंट में निकाला एक अलग सा कोर्स है। ये आरएवी एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर एक अलग ब्रांच है, उसके अंडर ये एटोनोमस बॉडी उसके अंडर ही होता है। उसमें मेजरली ये अच्छा कोर्स क्यों है कंपेरेटिव टू एमडी, जिनको स्टाइपेंड भी चाहिए, क्लिनिकल भी सीखना है, उसके लिए अच्छा है ये। उसमें 1 ईयर्स का ये पोस्ट बीएमएस का कोर्स रहता है, ये फेलोशिप जैसा कोर्स रहता है। उसमें 50,000 पर मंथ अच्छा सा स्टाइपेंड मिलता है। और जो पूरे भारतवर्ष में जितने सीनियर प्रैक्टिशनर वैद्य है, वो ये कोर्स कंडक्ट करते हैं, उनकी क्लिनिक में जाके आपको सीखना है। जैसे पुणे में आपको बताओ कि जमदग्नि सर के पास भी आरएबी का सीट्स है, रामदास आवाड़ सर है, सुहने दामले हैं, बहुत सारे वैद्य हैं जिनके पास आरएवी का सीट्स है। वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, 1 साल रहते हैं, उनका सब सीखते हैं। वहाँ पे एक छोटी एग्जाम भी होती है, प्रोजेक्ट करना होता है उनका, उसके बाद में उनको स्टाइपेंड भी मिलता है, उनको आरएवी की डिग्री मिलती है, मगर वो एमडी की डिग्री नहीं है। एमडी की डिग्री के बाद में जो जो आपको फैसिलिटीज मिलती है या जॉब्स मिलती है, वो आरएवी की डिग्री के मिलते नहीं है। इसलिए बहुत बार स्टूडेंट ये प्रेफर नहीं करते। मगर आपको अगर जॉब नहीं करना एमडी के जैसा, तो ये आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं आरएवी। इसमें इसमें आरएवी जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की जो वेबसाइट है, उसमें जाके आप ये सब लिस्ट दे सकते हो। उसमें सब वैद्यों के नाम है, उनके क्राइटेरिया है, आप सब देख सकते हो। बीएमएस के बाद इसका आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो ये गुरु शिष्य का सिस्टम है। नेशनल गुरु का एक्सपोजर सब मतलब पूरा ऑल इंडिया में होता है इसमें, और अच्छा खासा आप कमा सकते हो उसमें। और एटीबी का स्पेशलिटीज कोर्स भी उसमें एडिशन होता है। अभी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है वो जॉब वर्सेस हायर स्टडी में, इसको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ वो कंपेरेटिव कैसा है। अभी देखते हैं कि मेडिकल ऑफिसर या कॉर्पोरेट जॉब्स या हॉस्पिटल जॉब्स। अभी ये देखो बहुत सारे बीएमएस स्टूडेंट्स जो यूजी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि हमें जल्दी कमाना है, हमारे खुद के एक्सपेंसेस है, बहुत सारी चीजें होती है। उसमें कोई अलग अलग टाइप के मेडिकल प्रोफेशंस के जॉब्स गवर्नमेंट में यहाँ पे या प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। वो कैसे होते हैं हम देखते हैं बाद में। अभी देखो, अगर हम गवर्नमेंट में जाए, आपको दिख रही है स्कीम? अगर दिख नहीं रही तो आप लैंडस्केप व्यू करो तो ज्यादा अच्छी दिखेंगी, ठीक है। आई थिंक दिख रही है। मुझे मैसेज करिए या खत्म किया तो भी चलेगा। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या सीएचओ जैसी पोस्ट होती है, वो भी गवर्नमेंट में होती है। उसकी जो सैलरी होती है 25,000 या 40,000 होती है, और वो भी बेसिक पोस्ट है, वो टेम्पररी पोस्ट होती है। दूसरी होती है गवर्नमेंट एमओ की पोस्ट, वो जिसे आयुष एमओ बोलते हैं, वो क्लास 1 की पोस्ट है। मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये क्लास 1 की पोस्ट बहुत सालों से बाद निकलती है, जैसे पिछले साल निकली थी। उसमें सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, लाइक 150 या 200 तक उसके सीट्स रहते हैं। उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा रहती है, मतलब सभी टाइप्स के सभी एज के डॉक्टर्स वहां पे अप्लाई करते हैं, तो बहुत टफ कंपटीशन रहती है। तीसरा होता है एमपीसी यूपीएससी के थ्रू मेडिकल ऑफिसर होना। ये भी अच्छा सा ऑप्शन है। उसमें ईएसआईसी डिपार्टमेंट हो गया, मतलब जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, रेलवेज हो गया, वेरियस स्टेट सर्विसेज हो गई, या माइनिंग कमीशन हो गया, बहुत सारे गवर्नमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जैसे डीआरडीओ हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में यूपीएससी और एमपीएससी कंडक्ट करते हैं एग्जाम। इसमें जो इनिशियली सैलरी होती है 50,000 से 80,000 होगी है। और ये लॉन्ग टर्म अच्छी सिक्योरिटी आपको देता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब होता है, ये क्लास 1 जैसे ही होता है ये पोस्ट, ठीक है। मेजरली ये हाई प्रेस्टिजियस क्लास 1 जो ऑफिसर है, आयुष एमओ से बोलते हैं। महाराष्ट्र में भी इसके पोस्ट है, ज्यादातर यूपी में निकलते हैं इसके पोस्ट। यूपी, राजस्थान, या मध्य प्रदेश में ज्यादातर इसके पोस्ट निकलते हैं। और फोर्थ जो होता है ये एमएनसी, मतलब म्यूनिसिपल कमीशन कॉर्पोरेशन जो होती है हमारी, जैसे पुणे कॉर्पोरेशन हो गई, मुंबई हो गया, नासिक हो गया, ऐसे बड़ी सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जॉब निकालती है। वो बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए होती है ज्यादातर।
तो उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है मेजरली 40,000 तक या 35 से 40,000 तक उसका सैलरी स्ट्रक्चर होता है। आरोग्यवर्धिनी चिकित्सालय या आरोग्यवर्धिनी केंद्र जिसे बोलते हैं, उसमें ये अर्बन रूरल अर्बन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे सिटी में ज्यादातर ये छोटी छोटी ओपीडी रहती है गवर्नमेंट की, वहां पे आपको ये जॉब मिलती है। तो ये 4 टाइप्स की गवर्नमेंट जॉब आपको अवेलेबल है। इसमें कैसे जाना है मैंने बताया कि ये CHO RBS के जो है उसका गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन निकलता है। आयुष का एमओ तक बहुत मतलब बोलबाला रहता है उसका, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हो आपको पता होता है। MPSC UPSC का जो एग्जाम होता है ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट का, ये आपको ज्यादातर फेसबुक के कोई चैनल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। क्या बहुत बहुत बार क्या होता है कि वेबसाइट पे, उनके खुद के वेबसाइट पे ये डिस्प्ले होता है। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जॉब आपके न्यूज़पेपर में ज्यादातर आते हैं, ठीक है, या न्यूज पे आते हैं कि पुणे महापालिका में ये इतना इतना डॉक्टर्स की भर्ती है, ऐसा ये आते हैं, मतलब लोकल न्यूज़पेपर में ज्यादातर आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि सैलरी रियलिटी है जो सिटी वाइज, वो कैसी है कि अगर आयुर्वेद हॉस्पिटल में या वेलनेस रिसोर्ट में आप अगर जॉब कर रहे हैं, और वो भी थोड़ा सा Tier 2 सिटी में जॉब कर रहे हैं, तो मेजरली उसका पुणे नासिक जैसी सिटी अगर है या नागपुर है, तो उसमें मेजरली 35,000 से 60,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है अगर आप एक्सपीरियंस हो तो, या 50,000 तक भी मिल सकती है मेजरली। और आप थोड़ा ज्यादा मेट्रो सिटी में हो तो मेजरली मुंबई, नवी मुंबई या हैदराबाद बेंगलुरु ऐसी चीज सिटी में हो ज्यादातर, तो वो डिफर करता है 40,000 से 70,000 के रेंज में। तो ये पूरा डिपेंड रहता है आपके क्लिनिकल स्किल के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपके रिज्यूमे के ऊपर। मैं आपको रिज्यूमे कैसे बनाने वाला हूँ वो भी बताऊंगा, तो वो आपको बनाना है। दूसरा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो होता है जिसमें TPA रोल्स होते हैं, उसके में 40 या 60,000 के बीच में अच्छी सी सैलरी आपको मिल सकती है। दूसरा होता है कि नॉन क्लिनिकल कॉर्पोरेट जॉब जिसे बोलते हैं, ये थोड़ा अंडररेटेड है मगर ये अच्छा है। इसमें मेडिकल कोडिंग आ गया, उसमें क्लिनिकल रिसर्च आ गया, मेडिकल कोऑर्डिनेटर आ गया, मेडिकल राइटिंग आ गया, फार्माको विजिलेंस आ गया, डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप आ गया। ये सब चीजें हैं। या कोई कॉर्पोरेट कंपनी होती है जहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में हमारी BMS को जॉब्स मिलती है, तो ये थोड़ा अंडररेटेड सेक्टर है, मगर इसमें भी अच्छी सैलरी मिलती है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी की यहाँ पे जॉब्स, मुझे पता है कैसे कौन से कंपनी में मिलता है, ये आपको डिटेल में शेयर कर सकता हूँ। तो ये 30,000 से 50,000 तक पर मंथ फ्रेशर को वो जॉब देते हैं अच्छे से। और उसको पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, 9 to 5 जॉब होता है, 2 बार पंच, 1 बार लंच, ये सब अच्छा उनका सेटअप है। उसमें आप थोड़ा हाइक मिलती है तो 70,000 तक भी जाते हैं, मगर उसको लिमिटेशन से, ये सब सैलरीज है ना, इनको एक लिमिटेशन है, 70,000 80,000 उसको कैपिंग, इसके आगे वो नहीं जा सकता, ठीक है। और रियर एम्प्लॉयर जो है, मतलब कौन सी कंपनी आपको ये एम्प्लॉयमेंट दे सकती है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, आयुर्वेद के वेलनेस में और कॉर्पोरेट जॉब में, तो आपको दिखाता हूँ मैं। जीवा आयुर्वेदा हो गया, कोट्टकल आयुर्वेद विद्याशाला, अपोलो आयुर्वेद हॉस्पिटल, पतंजलि या नोवा IVF, उसके साथ में मेडी असिस्ट जो कंपनी होती है, उसके साथ में रिलायंस फाउंडेशन के बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, हिम्स नाम से, या जीना सिखू का हॉस्पिटल है, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। बहुत सारे अलग अलग जॉब पोर्टल्स में ये आप अप्लाई कर सकते हैं, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, बड़ी बड़ी सिटी में ये अच्छी सी जॉब मिलती है आपको, ठीक है। आपको ये जब ब्रांड मिलता है तो ये थोड़ा लॉन्ग सस्टेनेबल रहता है। आगे जाते हैं कि कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसी है। तो कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिलनी है, आपको चाहिए, तो क्या करना चाहिए आपको? पहले तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म में सर्च करना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपको थोड़ा अच्छा ध्यान में रखना है। पहले आपको प्रोफाइल बनानी है लिंक्डइन पे, या आपको प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना है लिंक्डइन पे, या वहां से आपको अच्छी मेडिकल कॉर्पोरेट जॉब मिल सकती है। दूसरी होती है Naukri.com, ये जो पोर्टल है वो बेसिकली जॉब पोर्टल है। तीसरा होता है इंडीड या वर्क इंडिया जिसे बोलते हैं, और ग्लासडोर। ये जो 4 मेजरली वेबसाइट्स है, यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो, आपका रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। रिज्यूमे अपलोड करने के बाद में आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, आप उसमें सैलरी आप डिमांड करते हैं, आप इंटरव्यू वगैरह हो जाता है। तो मैंने खुद में ऐसा 3 4 बार ट्राई किया था, अच्छा खासा मुझे इंटरव्यू भी हुआ मेरा, मगर मैंने ज्वाइन नहीं किया। मगर मेरे बहुत सारे दोस्त ने, कलीग ने वहाँ पे ज्वाइन किया है, और बहुत इजीली आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। दूसरा होता है स्मार्ट एप्लीकेशन स्ट्रेटेजीज। कैसा होता है, आपका रिज्यूमे जो है ना वो टेलर्ड करो, अच्छा रिज्यूमे प्रिपेयर करो। मैं आपको एक सेशन लेने वाला हूँ, आपका अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाते हैं आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए। दूसरा होता है नेटवर्क एक्टिविटी करो लिंक्डइन पे, या अलग अलग जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पे, ट्विटर पे आप कर सकते हो, एक्स पे कर सकते हो। ये बहुत अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है, आयुर्वेद वैद्यों को इंस्टाग्राम के अलावा कोई दिखता नहीं है। एक तो आपको लिंक्डइन पे जाना चाहिए, अच्छे से आपको प्रोफाइल बिल्ड करना चाहिए, एक्स पे प्रोफाइल बिल्ड करना चाहिए। और दूसरा होता है कि कॉर्पोरेट इंटरव्यूज की आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। उसमें ज्यादातर क्या है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए,
बिजनेस कंटेक्स्ट आपका अच्छा होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि पेशेंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, उसको कैसे कन्वर्ट कर दे, ये सब चीजें, कॉर्पोरेट चीजें, उसका भी एक सेशन लेने वाला अलग से आपको चाहिए तुम्हें, आपकी इच्छा के अनुसार। तो आप जैसे डिमांड करेंगे वैसे लेंगे, ऐसे में खुद की लेने वाला नहीं वो। आप जो बोलेंगे तुम्हें कॉर्पोरेट की तैयारी कैसे करते हैं इंटरव्यू की, वो एक छोटा सेशन लेंगे हम। तो ये सब चीजें आपको करनी है। दूसरी बात ये, एकेडमिक्स के अलावा आप क्या क्या चीजें करेंगे तो आप कॉर्पोरेट रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक इंटर्नशिप करनी है आपको, नॉन क्लिनिकल इंटर्नशिप करनी है फार्मा में जैसे, या कोई वैद्यों के पास सीखना है, या अलग अलग छोटे छोटे स्टार्टअप में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, यूजी में, हाँ यूजी या पीजी में कर सकते हैं आप ये, ठीक है। तो अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपोजर आपको मिलेगा, या आपको अच्छी जॉब मिल सकती है इसके बाद में। कोई स्किल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एनालिटिक्स हो गया, या अलग अलग बिजनेस के कोई कोई सर्टिफिकेशन होते हैं, या कम्युनिकेशन का कोई कोर्स कर लिया आपने, इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोर्स कर लिया, कोई भी हो गया, या कोई अच्छा सा आयुर्वेद का भी थोड़ा कॉर्पोरेट में कोर्स कर लिया, ठीक है। नेटवर्क या मेंटरशिप ये बहुत जरूरी है। एक तो मेंटरशिप होती है लोकल, यहाँ पे आप वैद्यों के पास सीखते हो वहां पे एक मेंटरशिप होती है, और दूसरी होती है कि ऑनलाइन मेंटरशिप। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे आपको मैं एक बताऊंगा तो एक बहुत सारे अपग्रेड नाम का एक ऐप है, एप्लीकेशन है, वहां पे आप अच्छे मेंटर्स ढूंढ सकते हो। दूसरा, मैं खुद जो मेंटर्स जिनका मैं ज्यादा सुनता हूँ तो वो अंकुर वारिको है, यूट्यूब पे उनका भी कोर्स अच्छा है, मैंने खुद किया है। या डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, उनका भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी का अच्छा कोर्स होता है। या राज शर्मा, आपको बहुत पता होगा, ये बहुत अच्छे पॉडकास्टर है, उनका भी आप मेंटरशिप या डिजिटल मेंटरशिप ले सकते हो। लीड इनिशिएटिव, ये जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉलेज में हो या स्टूडेंट लाइफ में, आपको लीड रोल लेना, कोई भी प्रोजेक्ट करना, कोई भी एक एक्टिविटी करना कॉलेज में, ये आपको आना चाहिए। ये आपको इससे लीड अगर आप लेते हो तो अच्छी स्किल आप में बिल्ड हो सकती है, ठीक है। बाद में देखेंगे हम, इसके बाद में होता है कि अभी आप हाँ, अभी आप स्टार्ट कैसे करेंगे आपकी ओपीडी 0 to 100 पेशेंट, ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। तो पहले 20 से 1 लाख के बीच में आपका 10 पेशेंट का अगर स्टार्ट लीन होता है, तो उसके बाद में ट्रस्ट बिल्डिंग के बाद में आपके फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उसके बाद आपके रिलेटिव्स हो गए, रेफरल्स हो गए। उसके अच्छा बाद में आप 30 या 40 का रेफरल आप जुड़ा सकते हो 3 मंथ्स में। और मोमेंटम आ जाता है 6 मंथ या 1 ईयर में, उसमें आपके 10 से 50 पेशेंट आ जाते हैं, उसमें व्हाट्सअप फॉलोअप होते हैं, गूगल रिव्यू होते हैं, फिक्स टाइमिंग होता है आपका। ये सब चीजें आपको खुद को करनी है। और उसके बाद में आपको अगर नीश आप कुछ पकड़ते हो तो उसमें अच्छा पेशेंट बेस आपको मिल जाता है। ये खुद की ओपीडी का हो गया। उसके बाद थैंक यू वेरी मच। आप ग्रुप पे भी इसका रिप्लाई दो, और आपके फीडबैक्स आप श्योर वहां पे आप डाल सकते हो। थैंक यू। और कौन सा अलग अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं वो भी आप हम मुझे वहां पे बता सकते हो। और कोई इससे और इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका पीपीटी चाहिए, जो कुछ चाहिए आप ग्रुप पे डालो, मैं आपको वहां पे भेज दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू।